क्योंकि इसका सेपरेट मेरे पास भी जो भी था यहाँ पे, मैं अभी नासिक में हूँ नहीं। नासिक में सारा कुछ उसका कुछ बुकलेट पड़ा हुआ था मेरे पास बिन वगैरह का, क्योंकि मैं स्कैन करके भेज देता, बट वो भी अभी पॉसिबल नहीं है। तो बिन का प्रैक्टिस करना है तो वहां से कर सकते हो तुम लोग। नेक्स्ट है इसमें हम लोग देख रहे थे यहाँ पे, हम लोग कुछ पढ़े थे इसमें केटायनिक और फिर एनायनिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो था एनायनिक का, उसका हम लोग नेमिंग देख रहे थे। नेक्स्ट है इसमें न्यूट्रल का हम लोग कुछ देखें यहाँ पे, या एनायनिक का एक और एग्जांपल अगर देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे, उसके बाद फिर न्यूट्रल पे आते हैं। एक कंपाउंड अगर इस टाइप से आ रहा हो, Na2 Na2, अब एग्जाम में एनायनिक या केटायनिक दिया हुआ नहीं रहेगा, अब खुद से आइडेंटिफाई करना है कि Na2 FeCN5 और NO, इस कंपाउंड का नेम क्या रहेगा यहाँ पे। तो सबसे पहले देखना है कि जो कॉम्प्लेक्स है वो केटायनिक है या एनायनिक है, इसको आइडेंटिफाई करना है। वो बहुत ही सिंपल सा है। इस पे क्या चार्ज है, Na प्लस, डेट मीन्स 2Na प्लस। इस पे चार्ज ओवरऑल क्या आएगा, -2, डेट मीन्स ये कैसा कॉम्प्लेक्स हो गया, एनायनिक। अब इसका नेम लिख सकते हो खुद से, तो ट्राई करो इसका नेम क्या होगा यहाँ पे। तो सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है यहाँ पे। ऑक्सीडेशन स्टेट Fe का क्या आ रहा है, सोचो। Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट कोई एक बताओ यहाँ पे। +3। +3 या कुछ और। अब यहाँ पे NO आ रहा है, तो यहाँ पे जो NO एक स्पेशल केस रहता है यहाँ पे कि NO का जो ऑक्सीडेशन स्टेट रहता है इन केस ऑफ Fe, NO का जो ऑक्सीडेशन NO पे जो चार्ज होगा वो +1 लेते हैं यहाँ पे, दैट मीन्स नाइट्रोसोनियम आयन। NO Fe के केस में जो NO का यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट रहता है वो क्या रहेगा इस केस में यहाँ पे +1। इसको NO का +1 लेना है, नाइट्रोसोनियम आयन। अब सोच के देखो अब क्या रहेगा, अब तो आ जाएगा यहाँ पे +2 प्लस +2 -5 +1। इसको एक याद रख लो अलग से, है ये आया हुआ एग्जाम में जेई में। NO का जो ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ, NO का जो चार्ज होगा यहाँ पे वो क्या होगा, +1 इन केस ऑफ Fe। Fe के साथ अगर कहीं NO आ रहा है तो उसका +1 लेना था, बाकी एक्स का वैल्यू तो आ ही जाता हुआ अपने आप जो भी आएगा फिर। ऑक्सीडेशन स्टेट एक इंपॉर्टेंट था, बाकी आप नेम लिख सकते हो। तो नेम क्या आ जाएगा यहाँ पे, सोडियम, सोडियम। और उसके बाद जो केटायन आ रहा है उसको लिख लिया यहाँ पे, सही आ रहा है जो भी नेम है यहाँ पे, सोडियम। अब क्या रहेगा इस केस में, साइनाइड, और ये क्या है, नाइट्रोसोनियम आयन। तो ये पहले आएगा यहाँ पे, कितने टाइम्स आ रहा है यहाँ पे, 5 टाइम्स। पेंटा पेंटा, साइनिडो, कुछ लोग साइनेटो लिख रहे होते हैं, यहाँ पे क्या रहेगा, साइनाइड से आ रहा है ये, तो साइनिडो, IDO, पेंटा साइनिडो। अब NO का मैंने क्या लिया हुआ है, नाइट्रो +1, दैट मीन्स वो क्या होगा, नाइट्रोसोनियम आयन, दैट मीन्स नाइट्रोसोनियम, नाइट्रोसोनियम। अब यहाँ पे देखने की जो कॉम्प्लेक्स था वो कैसा था, एनायनिक, दैट मीन्स Fe के लिए क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, फेरेट। एनायनिक कॉम्प्लेक्स क्या क्या लगाते हैं, AT लगाते हैं, मेटल का जो स्टीम नेम होता है, नाइट्रोसोनियम फेरेट। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ रहा था उसका वहां पे, 2, दैट मीन्स को रोमन में लिखना था, तो ये क्या आ जाता है यहाँ पे, सेकेंड। सोडियम पेंटासाइनिडो नाइट्रोसोनियम फेरेट सेकेंड। इस टाइप से कोई भी मैंने 4-5 एग्जांपल कल ही बताया था, तब इस टाइप का कर सकते हो यहाँ पे। नेक्स्ट है इसमें न्यूट्रल कोऑर्डिनेशन स्फीयर हो, न्यूट्रल कोऑर्डिनेशन स्फीयर, न्यूट्रल कोऑर्डिनेशन स्फीयर। अब इसके कुछ एग्जांपल्स देखें यहाँ पे हम लोग, बाकी रूल सब यहाँ पे बस एनायनिक के लिए एनायनिक कॉम्प्लेक्स होगा, उस केस में मेटल के स्टीम नेम में AT लगाना था वहां पे, जो भी आ रहा है वहां पे। बाकी न्यूट्रल हो केटायनिक उसमें फिर नॉर्मल नेमिंग करते हैं मेटल का हम लोग। अब यहाँ पे इस टाइप से आ जाए, CO NH3 ट्वाइस, Cl CN
तो 3 कर लोगे, NH3 थ्राइस ClNO ONO, इस कंपाउंड का नेम क्या रहेगा यहाँ पे? सोचो, इसको मैं एक और एग्जांपल लिख लेता हूँ यहाँ पे। RH NCS थ्राइस H2O ट्वाइस, इस टाइप से आ रहा हो। PT, अब बेसिक नेम रूल पता है तब खुद से ट्राई कर सकते हो यहाँ पे। तो मैं एक बताता भी यहाँ पे। तो सबसे पहला काम क्या, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना। तो कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ रहा है यहाँ पे? +3। +3, बहुत आसान है ये। NH3 तो न्यूट्रल है, Cl-1 Cl-1 और ONO नेगेटिव O है, दैट मीन्स ये भी -1, दैट मीन्स -3 आ जाएगा। दैट ओवरऑल चार्ज क्या रहेगा इस पे? +3, दैट मीन्स ऑक्सीडेशन स्टेट इसका निकल गया +3। अब क्या रहेगा यहाँ पे है, अल्फाबेटिकली ऑर्डर में जो लिगेंड्स है उसको, उसका नेमिंग कर लेना था। ये क्या जाता है, ट्राई 3 टाइम्स सारा अमाइन, ट्राई अमाइन। और ध्यान ये रखना है कि जब अमाइन हो तो वहां पे डबल एम होता है, यहाँ पे ट्राई अमाइन। फिर क्या रहेगा यहाँ पे, क्लोराइडो और साइनाइडो। सही है, क्लोराइडो पहले आएगा यहाँ पे। क्लोराइडो हम लोग जनरली लिखते हैं यहाँ पे, बाकी क्लोरो भी लिख सकते हो, क्लोराइडो। फिर क्या रहेगा यहाँ पे, साइनाइडो। साइनाइडो। अब यहाँ पे ONO आ रहा है, इसका मतलब क्या है यहाँ पे, नाइट्रिटो ओ, ओ नाइट्रिटो ओ। अब यहाँ पे क्या आ गया, CO, ये न्यूट्रल है, ये सिंपली क्या लिखेंगे हम लोग, कोबाल्ट, क्योंकि कोऑर्डिनेशन स्पेयर क्या आ गया, न्यूट्रल। कोबाल्ट और ऑक्सीडेशन स्टेट रोमन में वो थर्ड आ रहा है, इस टाइप से नेम आ जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे RH का, रोडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ रहा है, सोचो। वाटर तो न्यूट्रल है, NCS माइनस होता था, NCS माइनस होता था तो -1 × 3, तो रोडियम पे क्या चार्ज आ जाएगा, 3। सही है, +2। +2 नहीं, यहाँ पे देखने की NCS 3 टाइम्स आ रहा है यहाँ पे, और NCS 3 टाइम्स अगर आ रहा है इस केस में यहाँ पे, तो जो भी उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे सोचना, तो -1 × 3, ये तो न्यूट्रल है ओवरऑल, ये क्या आ जाएगा, +3। अब इसका नेम लिख सकते हो यहाँ पे है, नेम क्या आ जाएगा इसका यहाँ पे, डाई एक्वा, 2 टाइम्स आ रहा है, और एक्वा का ए पहले आ रहा, दैट मीन डाई एक्वा ट्राई। इसका एज ए लिगेंड नेम क्या होगा, NCS का, आइसोसाइनेटो। आया सर। आइसोथायोसाइनेटो, या फिर एक और मैंने बताया हुआ था यहाँ पे, थायोसाइनेटो N। सही है बिल्कुल, थायोसाइनाइटो N, ये आइसोथायोसाइनेटो लिख सकते हैं, थायोसाइनेटो N। और ये क्या आ रहा है यहाँ पे, RH, रोडियम। ऑक्सीडेशन स्टेट लिख देना था यहाँ पे, रोडियम थर्ड, इस टाइप से आ जाएगा। ये एक इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, इसमें देखना है। यहाँ पे PT का ऑक्सीडेशन स्टेट, प्लेटिनम का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ रहा है, सही है, +2। +2। अब ये तो कंपाउंड को देखते ही पता चल जाना चाहिए कि EN क्या है, बाइडेंटेड न्यूट्रल लिगेंड्स आ रहा है, इस पे कोई EN पे कोई चार्ज नहीं होता है, इथिलीन डायमीन है ये। तो जो भी चार्ज आएगा यहाँ पे, क्लोरीन 2 टाइम्स आ रहा है, -1 × 2 -2, तो इस पे क्या रहेगा ओवरऑल, +2। अब यहाँ पे देखना है कि यहाँ पे ये इथिलीन डायमीन और ये क्लोरो आ रहा है, यहाँ पे ये क्या रहेगा, डाइक्लोराइडो, डाइक्लोराइडो। अब यहाँ पे EN आ रहा है, EN के लिए क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, 20 20, सही है, इथिलीन इथिलीन डायमीन, इथिलीन डायमीन, डाइक्लोराइडो 20 इथिलीन डायमीन, प्लेटिनम, यहाँ पे नॉर्मल जो नेम है प्लेटिनम,
प्लेटिनम, और इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ रहा था यहाँ पे है सेकंड, तो सेकंड मेंशन कर देना था यहाँ पे, इस टाइप से नेम आ जाएगा यहाँ पे। तो कोई भी न्यूट्रल कोऑर्डिनेशन स्फीयर भी हो, इस सिंपल टाइप से हम लोग यहाँ पे इसका नेमिंग कर सकते हैं यहाँ पे। चलो एक और एग्जांपल मैं ले लूँ यहाँ पे, अगर Fe C6 और C5 डिफरेंट टाइप का हो यहाँ पे, C5H5 ट्वाइस, इस कंपाउंड का नेम क्या हो, कोई बता सकते हो तो बताओ यहाँ पे। Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या रहेगा यहाँ पे? Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट, सर न्यूट्रल लिगेंड है ना? अब वो तुम्हें सोचना है अब यहाँ पे, बाकी मैं बताता हूँ, अगर सोच पा रहे तो सोचो। अब देखो ये होता है क्या है, ये सही आ रहा है इसमें, गाड़ी का ये क्या रहेगा +2। अब ये आता कैसे +2, तो जो C5H5 है सही है, वो क्या रहेगा +2, बाकी लोग के भी आ रहे हैं इसमें। ये क्या हुआ C5H5, इसका जो स्ट्रक्चर है ऑर्गेनिक कंपाउंड है, मैं इधर दिखा देता हूँ यहाँ पे है, इस कंपाउंड को बोला जा रहा है वहां पे C5H5, और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज एक है, इस कंपाउंड को बोला जा रहा है सही है। उसमें वो क्या रहेगा साइक्लोपेंटाडाइन, और ये नेगेटिव चार्ज भी आ रहा है इस केस में यहाँ पे है, तो साइक्लोपेंटाडाइनाइल, इस टाइप से इसका नेमिंग करते हैं यहाँ पे हम लोग। तो यहाँ पे क्या आ गया, तो इस जो कंपाउंड है C5H5, इस पे एक -1 चार्ज है, एक ये याद रखना है, तो -1 चार्ज 2 टाइम्स आ रहा है, दैट मीन्स -2, Fe पे क्या चार्ज आएगा +2। अब इस कंपाउंड का नेम क्या रहेगा यहाँ पे है साइक्लोपेंटाडाइनाइल, तो यहाँ पे हम लोग 2 टाइम्स आ रहा है, तो डाई लिखा है या बिस लिखा है यहाँ पे, सोच के बताओ यहाँ पे। सही है, क्योंकि सही है, इसमें बिस लिखेंगे वहां पे हम लोग, क्योंकि यहाँ पे क्या रहता है इस केस में साइक्लोपेंटा, यहाँ पे पेंटा खुद ही आ रहा है, न्यूमेरिकल प्रीफिक्स आ रहा है यहाँ पे, देखो हम लोग क्या लिख पाएंगे इस केस में यहाँ पे 20। अब तो बाकी आसान सा है, साइक्लो पेंटाडाइनाइल, और फिर क्या आ जाएगा यहाँ पे आयरन सेकेंड, इस टाइप से इसका नेम आ जाएगा, बाकी और भी आगे भी आएगा ये कंपाउंड। कुछ हम लोग मिसलेनियस टाइप का एक दो एग्जांपल करते हैं, और यहाँ पे ये तुम लोग न्यूट्रल कोऑर्डिनेशन स्फीयर के लिए देख रहे थे, एक क्वेश्चन है बेसिकली यहाँ पे। इसी कंपाउंड का नेम क्या होता है, और भी एक नेम होता है इस कंपाउंड का, नहीं यहाँ पे फेरस लिखने की जरूरत नहीं इस केस में, यहाँ पे ये आयरन सेकेंड, समझ गया मैं तुम्हारा कि फेरस भी वो सेकंड ऑक्सीडेशन स्टेट को इंडिकेट करता है, बट आईपीएससी ने भी हम लोग फेरस ना लिख करके क्या लिखेंगे आयरन सेकेंड लिखना है, जो यहाँ पे रूल दिया गया है कि मेटल के बाद स्मॉल ब्रैकेट में ये रोमन में ये ऑक्सीडेशन स्टेट लिखना है, तो उसी को मेंशन करेंगे हम लोग। यस। चलो ठीक है, आगे इसमें एक और क्वेश्चन करते हैं यहाँ पे। सही है, फेरोसिन उसी का नाम है, आगे हम लोग देखेंगे, जो पीछे हम लोग लास्ट एग्जांपल देखे थे उसी का क्या नेम रहता है फेरोसिन, हम लोग देखेंगे और आगे आएगा वो पाए ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स, जब हम लोग ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड देखेंगे वहां पे फिर से आएगा वो कंपाउंड। एक क्वेश्चन है यहाँ पे, इसका नेम देखना है CrH2O 4Cl2 Cl डॉट ट्वाइस H2O, इस कंपाउंड का नेम क्या होगा? अब ये न्यूट्रल वाला नहीं है, नॉर्मल सा कोई क्वेश्चन है, इस कंपाउंड का नेम बताना है, इसका नेम सोचो, उसके बाद फिर आते हैं हम लोग एक इंपॉर्टेंट कॉम्प्लेक्स विथ टू कोऑर्डिनेशन स्पेयर, कॉम्प्लेक्स विथ टू कोऑर्डिनेशन स्पेयर,
टू कोऑर्डिनेशन स्फीयर, उसका नेमिंग देखेंगे हम लोग यहाँ पर। ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है यहाँ पे, जब टू कोऑर्डिनेशन स्फीयर आ रहा है वहाँ पे। इसका नेम तो क्या आ जाता है यहाँ पे, ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लो ऊपर वाले का। क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ रहा है यहाँ पे? 3। सही है, वो क्या आ जाएगा 3। वाटर तो न्यूट्रल है, तो Cl2 -2 यहाँ से -1 यहाँ से, तो ओवरऑल क्या आ गया +3। अब देखना कि ये कॉम्प्लेक्स कैसा है, कैटायनिक एनायनिक कैसा यहाँ पे है। ये Cl बाहर में है, इस पे -1 चार्ज, इस पे क्या रहेगा यहाँ पे +1 चार्ज, तो कैटायनिक आ गया। तो फिर नॉर्मल तरीके से इसका नेमिंग करना था यहाँ पे। एनायनिक कॉम्प्लेक्स नहीं है ये। एनायनिक रहता तो जो मेटल का नेम है उसमें AT लगाते हैं वहां पे, हम अलग से देख चुके हैं उसको। इसका नेम क्या आ जाएगा यहाँ पे, टेट्रा एक्वा। टेट्रा एक्वा डाइक्लोराइडो। टेट्रा एक्वा डाइक्लोराइडो। इसके अलावा फिर क्या रहेगा यहाँ पे, क्रोमियम। ऑक्सीडेशन स्टेट उसका 3rd। और ये Cl लिगेंड्स नहीं है। पिछले लेक्चर में कुछ लोगों को कंफ्यूजन था कि ये जो Cl है ये लिगेंड्स नहीं है, इसको हम लोग क्या लिखेंगे, नॉर्मल नेम लिखेंगे क्लोराइड। ये क्या लिखेंगे, क्लोराइड। बाकी जो 2 वाटर एडिशनल है इसमें, इसको हम इस टाइप से लिख देते हैं यहाँ पे, इसी से अटैच करके 2 वाटर इस टाइप से। H2 है तो उसको हम लोग वाटर ही लिख देते हैं वहां पे। इसके लिए एक्वा नहीं लिखेंगे। एक्वा कब लिखते हैं, जब ये एज ए लिगेंड होगा। यहाँ भी कंफ्यूज नहीं होना है। ये वाटर है तो हम इसको वाटर लिख देते हैं, 2 वाटर। या कुछ केस में यहाँ पे अगर मान लेते हैं कि CH3OH होता तो वो क्या लिख देते हैं, मिथेनॉल। C2H5OH होता तो सिंपली क्या लिखेंगे, इथेनॉल, जो बाहर में है यहाँ पे। इस टाइप से याद रखना है यहाँ पे। अगर ऐसा भी कुछ हो हाइड्रेट के फॉर्म में यहाँ पे हो कॉम्प्लेक्स, यहाँ पे जितना भी हाइड्रेट है, 2H2 है, 2 वाटर, 2 इथाइल अल्कोहल होता है C2H5OH, तो 2 इथेनॉल, जो IPSM नेम लिखते हैं वहां पे हम लोग। नेक्स्ट है इसमें, तो सिर्फ इसी को ऐड करना था, बाकी तो पता है इसमें कि कैसे इसका नेमिंग करता है। कॉम्प्लेक्स विथ 2 कोऑर्डिनेशन स्पेयर। इसमें कुछ एग्जांपल लेता हूँ इसको यहाँ पे। CO EN थ्राइस, CR CN होल 6। इस कंपाउंड का नेम देखना है। यहाँ पे दोनों, ये भी जो दोनों क्या आ रहा है कॉम्प्लेक्स, ये भी एनायनिक और ये भी केटायनिक। देखेंगे आगे कैसे डिसाइड करेंगे। बट दोनों जो आ रहा है, ये भी एक कोऑर्डिनेशन स्पेयर और ये भी एक कोऑर्डिनेशन स्पेयर, दो कोऑर्डिनेशन स्पेयर आ रहा है। इसका नेमिंग कैसे करेंगे, ट्राई करो। मैं एक एग्जांपल और लिख लेता हूँ यहाँ पे। PT NH थ्राइस 4 टाइम्स आ रहा है। नेक्स्ट इसमें PT Cl4, AG NH थ्राइस NH3 ट्वाइस AG। तो देखते हैं अब यहाँ पे हम लोग। तो फर्स्ट एग्जांपल की बात करें तो ये भी जो कॉम्प्लेक्स है, ये भी कोऑर्डिनेशन स्पेयर और ये भी कोऑर्डिनेशन स्पेयर है। तो ये जो कॉम्प्लेक्स बन रहा है इसमें दो कोऑर्डिनेशन स्पेयर है यहाँ पे। अब इसका जब नेमिंग करता है यहाँ पे है, तो नेमिंग में सबसे पहले यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट देखना रहेगा हम लोगों को कि ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकाला। मेन वही रहता है यहाँ पे। यहाँ पे कुछ चीजें तुम्हें याद रखना पड़ेगा कि अगर कोबाल्ट यहाँ पे इस कॉम्प्लेक्स, इस कोऑर्डिनेशन स्पेयर का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ रहा है यहाँ पे, लेफ्ट वाले का सही है, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा 6। 3En है। En क्या होता है, बाइडेंटेड लिगेंड्स, दैट मीन्स 2 into 3। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6। और यहाँ पे क्रोमियम का भी कोऑर्डिनेशन नंबर क्या आ रहा है 6। तो जब भी कोबाल्ट एंड क्रोमियम 6 कोऑर्डिनेशन नंबर में हो तो उसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो क्या रहेगा इसमें, +3। एक ही याद रखना होगा यहाँ पे कि कोबाल्ट एंड क्रोमियम अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आ रहा है वहां पे, उस 6 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, तो उसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा कोबाल्ट एंड क्रोमियम का वो क्या रहता है +3। ये क्या होगा यहाँ पे +3 और ये भी +3। अब यहाँ पे वैसे भी सोचेंगे, एक और तरीका वैसे भी हम लोग सोचेंगे। तो अब इस दोनों कोऑर्डिनेशन स्क्वायर में देखना है कि कैटायनिक कौन और एनायनिक कौन है यहाँ पे।
ये सोचोगे पहले, केटायनिक कोऑर्डिनेशन स्क्वायर और एनायनिक कौन सा यहाँ पे, वो कैसे पता करें हम लोग? एक पॉइंट हम लोग मैंने स्टार्टिंग में बताया था। हाँ, मैं सुन लोगे यहाँ पे, सही है वैसे। अब यहाँ पे जो फर्स्ट वाला पार्ट है ये क्या रहता है, केटायनिक। क्योंकि हम स्टार्ट में पढ़े भी थे कि जितना भी हम लोग एग्जाम्पल देख रहे थे पीछे, जैसे कि ये कॉम्प्लेक्स आ रहा है यहाँ पे, तो ये केटायनिक और ये एनायनिक, या जब एनायनिक भी था वहां पे, देखिए K4Fe CN6, तो यहाँ भी ये क्या था, केटायन वाला पार्ट पहले लिखते थे और एनायन वाला जो पार्ट था वो बाद में लिखते थे। यहाँ पे देखिए कोऑर्डिनेशन स्क्वायर था, फिर भी केटायन वाला पार्ट पहले और एनायन वाला बाद में। यहाँ भी केटायन वाला पहले आ रहा है और ये एनायन वाला जो Cl माइनस वो बाद में आ रहा है यहाँ पे। उसी तरीके से यहाँ भी ये सोचने की ये क्या है, यहाँ पे केटायनिक और ये क्या है, एनायनिक कोऑर्डिनेशन स्क्वायर। एक तो ये आ गया। अब यहाँ पीएच है तो हमें याद रखना पड़ेगा कि कोबाल्ट और क्रोमियम का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है विद कोऑर्डिनेशन नंबर 6, वो क्या रहता है यहाँ पे, +3। एक तो ये हो गया। दूसरा तरीका और इसको सोचने का यहाँ पे ये है कि यहाँ पे क्या है, साइनाइड आ रहा है यहाँ पे, और ओवरऑल कॉम्प्लेक्स क्या है, न्यूट्रल है। तो साइनाइड आ रहा है तो -1 × 6 -6, और -6 चार्ज अगर आ रहा है यहाँ पे, मतलब -1 -6 आ रहा है यहाँ पे, तो -6 ये दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। दैट मीन्स -6 आ रहा है, दैट मीन्स क्रोमियम पे क्या रहेगा, +3, और जो -3 बचा वो क्या आ जाएगा, कोबाल्ट के लिए भी +3। देखिए सोचने का तरीका रहता है, बट इसको मेमोराइज ही करना पड़ता है कि कोबाल्ट क्रोमियम का विथ कोऑर्डिनेशन नंबर 6 ऑक्सीडेशन स्टेट क्या रहेगा, +3। ये चीज यहाँ पे। सर हाँ बताओ। और एक बार बताओ ना। मैं बता रहा हूँ यहाँ पे। तो सबसे पहला कि दो कोऑर्डिनेशन स्पेयर है, कौन सा कोऑर्डिनेशन स्पेयर केटायनिक और कौन सा एनायनिक। तो केटायनिक जो फर्स्ट में लिखा गया है वही क्या होगा इसमें, केटायनिक। इस टाइप से याद रखना यहाँ पे। वैसे भी यहाँ पे अगर देखोगे और बाद में जो लिखा जा रहा है वो क्या रहेगा, एनायनिक। जो लोग जनरल कन्वेंशन था उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे सोच रहे हैं। अब ये केटायनिक और ये एनायनिक कॉम्प्लेक्स आ गया इस केस में। अब क्या होता है यहाँ पे, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना। ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे जब भी कोबाल्ट एंड क्रोमियम कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में होता है, उसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट रहेगा वो क्या रहेगा, +3। या फिर दूसरा, पहले तो ये याद रखना है यहाँ पे। दूसरे टाइप से सोचने का तरीका ये है कि EN तो क्या है, न्यूट्रल है, इसके कारण तो कोबाल्ट पर कोई चार्ज आएगा नहीं। तो कहीं ना कहीं Cn जो 6 टाइम्स आ रहा है, -1 × 6, तो -6 जो चार्ज आ रहा है, तो +3 और +3 दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, +3 यहाँ पे, +3 यहाँ पे। इस टाइप से याद रखना है। बट बेसिक फंडा यही है इसमें कि याद रखना विथ कोऑर्डिनेशन नंबर 6 +3 इसका भी, +3 इसका भी। ये तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकल गया। अब इसका नेमिंग लिख पाएंगे यहाँ पे हम लोग। अब इसका नेम क्या होगा इस केस में, जो COEN थ्राइस है, पॉजिटिव पार्ट तो पहले लिखते हैं हम लोग यहाँ पे है, तो वो क्या जाएगा यहाँ पे है। अब सोच सकते हो यहाँ पे है, थ्राइस 3 टाइम्स आ रहा है, थ्राइस इथिलीन डाइएमीन, इथिलीन डाइएमीन, ये 3 टाइम्स आ रहा है यहाँ पे, ट्राइस इथिलीन डाइएमीन। अब ये क्या था, केटायनिक। दैट मीन सिंपली क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, कोबाल्ट, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ रहा है वहाँ पे, 3rd। अब इस पार्ट का नेम लिखेंगे यहाँ पे। इसका नेम क्या होगा इस केस में, हेक्सासाइनिडो, साथ में ही आता है यहाँ पे, हेक्सासाइनिडो। अब ये कॉम्प्लेक्स, ये कोऑर्डिनेशन स्क्वायर कैसा था, एनायनिक। इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, क्रोमेट। क्रोमेट। सही है, ये ध्यान रखना है यहाँ पे। ये एनायनिक, इसके लिए क्या लिखेंगे, क्रोमेट। बाकी ऑक्सीडेशन स्टेट इसका भी क्या रहेगा, 3rd। तो इस टाइप से सोचना है यहाँ पे। सिमिलर टाइप का दोनों एग्जाम्पल और देख लोगे यहाँ पे। अब PT आ गया यहाँ पे, प्लेटिनम। तो प्लेटिनम जब भी आता है विथ कोऑर्डिनेशन नंबर 4, इसका हमेशा ऑक्सीडेशन स्टेट क्या रहेगा, +2। तो जब भी कोऑर्डिनेशन स्पेयर, ये कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो प्लेटिनम के साथ, तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या रहेगा, +2। अब यहाँ पे सोचना था कि ये PtCl4 आ रहा है और ये NH3, तो NH3 तो क्या आ गया, न्यूट्रल आ गया।
और न्यूट्रल अगर ये है तो इसके कारण तो यहाँ पे कोई चार्ज आएगा नहीं। यहाँ पे जो रहता है PtCl4, PtCl4 आ रहा है यहाँ पे है, तो जो भी आएगा क्लोरीन के कारण आएगा, तो -4, तो ये +2 या एक तरीका और भी है, उसको भी सुन लोगे यहाँ पे। यहाँ पे ये जो +3 चार्ज अगर आ रहा है क्रोमियम पे, तो +3 चार्ज आ रहा है, इस कॉम्प्लेक्स पे कितना चार्ज होगा यहाँ पे, सर इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे, इस कोऑर्डिनेशन, इस पे +3 आ रहा है क्रोमियम का, इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे जो चार्ज होगा वो फिर क्या रहेगा इस केस में यहाँ पे -3। तभी जब इस पे -3 आ रहा है तो इस पे क्या होगा यहाँ पे +3। क्यों -3 ले रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि ये इसका अगर अलग से निकालोगे सेपरेटली तो क्रोमियम का x मान रहे हैं, क्रोमियम का साइनाइड, साइनाइड का क्या रहता है यहाँ पे है -1 × 6 -6, और ये क्या रहेगा यहाँ पे है -3, x का क्या निकल जाएगा यहाँ पे है +3। तो +3 अगर ऑक्सीडेशन स्टेट क्रोमियम का आ रहा है, इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे चार्ज क्या होगा -3, और इस पे फिर क्या होगा यहाँ पे, इस पे अगर -3 आ गया तो इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे क्या रहेगा +3, क्योंकि ओवरऑल कॉम्प्लेक्स न्यूट्रल है। इस पे -3, इस पे +3 रहेगा। इस तरीके से भी सोचना है वहां पर। नेक्स्ट है यहाँ पे सेकंड वाले का उसी तरीके से सोचोगे यहाँ पे, ये क्या आ गया +2 तो अगर +2 चार्ज आ रहा है इस पे प्लेटिनम पे, इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे ओवरऑल चार्ज क्या होगा यहाँ पे -2, तभी तो इस पे +2 ऑक्सीडेशन स्टेट आ पाएगा। और इसका अगर +2 आ रहा है, इसका अगर -2 चार्ज है तो ओवरऑल न्यूट्रल है, इस पे क्या रहेगा +2 आ रहा है, इसका +2 ऑक्सीडेशन स्टेट प्लेटिनम का हो जाएगा। तो फंडा यहाँ पे यह है कि प्लेटिनम का विद कोऑर्डिनेशन नंबर 4 +2 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, बाकी सब अपने आप आ जाएगा यहाँ पे। तो नेम क्या आ जाएगा यहाँ पे, खुद से लिख सकते हो अब यहाँ पे टेट्रा अमाइन प्लेटिनम, प्लेटिनम सेकेंड, और इसका नेम क्या रहेगा यहाँ पे टेट्रा क्लोराइडो, टेट्रा क्लोराइडो। अब यहाँ पे इसका टेट्रा क्लोराइडो, अब ये कैसा आ गया एनायनिक कॉम्प्लेक्स है, तो टेट्रा क्लोराइडो प्लेटिनेट, और ऑक्सीडेशन स्टेट मेंशन कर देना था यहाँ पर भी सेकेंड। लास्ट वाले का नेम खुद से देख सकते हो यहाँ पे, इसका नेम क्या रहेगा यहाँ पे। तो जब भी सिल्वर आ रहा है यहाँ पे, सिल्वर विथ कोऑर्डिनेशन नंबर 2, तो सिल्वर का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या रहेगा यहाँ पे +1 या फिर दूसरे टाइप का सोचने का तरीका, यहाँ पे NH3 तो न्यूट्रल है, इसके कारण तो इस पे कोई चार्ज आएगा नहीं यहाँ पे है। ये चार्ज आ कहाँ से रहा होता है, जो Cl है यहाँ पे, तो -1 × 2 -2 टाइम्स आ रहा है, तो -2 आ रहा है और ओवरऑल दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट होना है, तो -2 इस पे, तो इस पे +1 और इस पे फिर +1, इस टाइप से आ जाता है यहाँ पे। बाकी ये क्या है, अगर ये +1 है तो इस पे -1 चार्ज, और इस पे फिर क्या रहेगा +1 चार्ज ओवरऑल इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे। अब इसका भी नेम लिख सकते हो खुद से, नेम क्या आ जाएगा इसका यहाँ पे डायअमाइन सिल्वर, सही है उसमें डायअमाइन सिल्वर, ब्रैकेट में इसको लिखना था डायअमाइन सिल्वर फर्स्ट डाइसाइनाइडो, डाइसाइनाइडो। अब ये क्या रहेगा Ag आ रहा है यहाँ, इसके लिए क्या लिखेंगे हम लोग अर्जेंटेट। सही है अर्जेंटेट, क्योंकि एनायनिक कॉम्प्लेक्स है, एनायनिक कोऑर्डिनेशन स्फीयर आ रहा है अर्जेंटेट 1। इस टाइप से सोच पाएंगे। एक लास्ट एग्जांपल सब लोग ट्राई करोगे इसको, अगर लिख सकते हो यहाँ पे है इस टाइप का कुछ अगर कॉम्प्लेक्स आ रहा हो CONH3 6 CONH3 twice NH3 twice NO2 whole 4, और यहाँ पे 3 आ रहा हो, इसका नेमिंग क्या रहेगा यहाँ पे
CO क्वेश्चन लिख लोगे ध्यान से, CONH3 नेक्स्ट कोऑर्डिनेशन पेयर में CONH3 ट्वाइस, NO2 4 टाइम्स और ये थ्राइस। तो सबसे पहला काम यहाँ पर भी क्या होगा, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना। तो सोचो क्या रहेगा कोबाल्ट का क्या रहेगा इसमें, और इसमें क्या रहेगा कोबाल्ट का। अब देखो इसको क्या करोगे, यहाँ पे देख लेते हैं यहाँ पे। अब इसको दो पार्ट में स्प्लिट कर सकते हो। यहाँ पे नीचे थ्राइस आ रहा है यहाँ पे, तो जैसा कि अगर कहीं पढ़ते होगे इसमें है कि AlCl3 है यहाँ पे। AlCl3 का मतलब क्या होता है यहाँ पे, Al3+ और ये Cl- इस टाइप से। तो ये जो 3 आ रहा है यहाँ पे, एल्युमिनियम का चार्ज यहाँ पे बता रहा होता है Al3+। यहाँ पर भी जो 3 है और यहाँ पे कुछ नहीं दिया 1 अंडरस्टूड, इसको अगर स्प्लिट करोगे यहाँ पे, सही वो 3 आ जाएगा ऑक्सीडेशन स्टेट। अब इस केस में क्या करना था यहाँ पे, इस टाइप से इसको भी ब्रेक करना था यहाँ पे। जैसे कि मैं यहाँ पे तो ब्रेक करोगे अगर यहाँ पे, इसको मैं अगर इरेज करूँ तो ये क्या हो जाता है इस केस में, CONH3 इस पे चार्ज क्या आ जाएगा यहाँ पे, ये जो 3 है ये स्टार्टिंग वाला कैटायनिक है, इस पे +3, और ये जो आएगा यहाँ पे CONH3 ट्वाइस, NO2 4 टाइम्स, इस पे चार्ज क्या आएगा यहाँ पे, 1 आ रहा था, ये +1। अब ऑक्सीडेशन स्टेट खुद से निकाल लोगे। अब यहाँ पे इस कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ जाएगा यहाँ पे, +3 है, ये न्यूट्रल है NH3, तो +3 आ जाएगा यहाँ पे। इस कोबाल्ट का क्या आएगा यहाँ पे, NH3 तो न्यूट्रल है, जो भी कुछ चार्ज है NO2 4 टाइम्स आ रहा है। इसके लिए अगर मैं निकालूं तो कोबाल्ट X मानना यहाँ पे, NH3 तो 0 आ गया, NO2 -1 × 4 -4 = +1। सॉरी, ये क्या रहेगा यहाँ पे, +1 नहीं होगा। इस केस में क्या रहता है यहाँ पे, इसको अगर +3 दे रहे हैं यहाँ पे, तो दोनों में तो +3 नहीं, पॉजिटिव नहीं आएगा, तो ये क्या रहेगा यहाँ पे, -1। इसको करेक्ट करते हैं यहाँ पे। इस पे अगर +3 है, देखिए NaCl में तो Na+Cl- तो एक पे तो एनाइन रहेगा, तो -1 यहाँ पे रहेगा, इसको करेक्ट करना था। तो ये क्या आ जाता है यहाँ पे है -1, और जब -1 आएगा तो इसका वैल्यू क्या निकल के आ जाएगा इसमें, +3। इसको दो पार्ट में स्प्लिट करके इस टाइप से सोच सकते थे यहाँ पर। वैसे डायरेक्टली भी पता, मैंने बताया था स्टार्टिंग में ही कि कोबाल्ट एंड क्रोमियम विद कोऑर्डिनेशन नंबर 6 क्या रहता है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट +3, वैसे भी सोच सकते थे। अब इसका नेम नोट कर लोगे, यहाँ पे नेम क्या हो जाएगा, ऊपर लिख देता हूँ इसका नेम। तो नेम क्या आ जाएगा यहाँ पे इसका, कोबाल्ट 3। सही है, हेक्साएमीन। तो मैं लिख देता हूँ प्रॉपर, हेक्साएमीन कोबाल्ट 3, डायमीन टेट्रा नाइट्राइटो एन कोबाल्टेट 3। सही है। इसमें तो ये क्या आ जाता है इसमें, डायमीन, सॉरी यहाँ पे एक और एम रहा था, जब भी NH3 वाला अमाइन हो तो वहाँ पे डबल एम, ये याद रखना वहाँ पे, डायअमाइन टेट्रा नाइट्रिटो एन। अब यहाँ पे क्या होगा, ये CO को क्या लिखेंगे हम लोग, कोबाल्टेट, क्योंकि ये एनायनिक कोऑर्डिनेशन इस पर आ रहा है, कोबाल्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ रहा है वहां पर भी, थर्ड, वो थर्ड मेंशन कर देते हैं वहां पर। क्लियर है। अब यहाँ पे अगर दो दो कोऑर्डिनेशन स्पेयर भी आ रहा है, यहाँ पे सोच पाओगे। और ज्यादातर क्वेश्चन जो रहता है इसी टाइप से रहता है यहाँ पे, कि AG और AU कहीं पे अगर इस टाइप से आ रहा है तो सिल्वर और गोल्ड का, और कहीं पे आता है AOB विथ कोऑर्डिनेशन नंबर 2, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या रहता है +1। प्लेटिनम का विथ कोऑर्डिनेशन नंबर 4 +2, और कोबाल्ट और क्रोमियम का +3। इस टाइप से कोई भी क्वेश्चन आता है तब सोच पाओगे। सर हाँ बताओ। सर इधर को वैल्यू नहीं रहता, NO2 का -4 है तो हम क्या बता रहे हो, फिर से बताओ, ऊपर आवाज नहीं आ रहा। NO2 का NO2 का -4 है तो वो डिस्ट्रीब्यूट होगा, ऐसा इधर वैल्यू नहीं है।
नहीं, NO2 का यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट इस टाइप से, यहाँ पे जो चार्ज आ रहा है इस केस में, तो यहाँ पे 3 आ रहा था, मैंने पहले इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया यहाँ पे 3 और ये 1। तो अगर वहाँ पे NO2 के कारण सिर्फ करोगे तो फिर वहाँ पे वो रॉन्ग आ जाएगा। तो मैंने उस केस में यहाँ पे सोचने के लिए बताया था उस टाइप से, बट मैं बार बार रिपीट किया हूँ कि इसका याद ही रखना कि कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या रहा था विद कोऑर्डिनेशन नंबर 6+3। यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करके सिर्फ यहाँ पे नहीं कर सकता मैं इस केस में। वो तो जब इक्वल रहा था यहाँ पे इधर भी और इधर भी, इस बाकी 3 एग्जाम्पल उसके लिए कर रहे थे यहाँ पे, उससे डिफरेंट टाइप का आ जाएगा, उसमें फिर वैसे नहीं सोच पाएंगे। तो याद रहना चाहिए वहाँ पे कि कोबाल्ट का क्या होगा। चलो नेक्स्ट है इसमें, ये तुम लोग देख रहे थे टू कोऑर्डिनेशन स्पेयर का नेमिंग। इसका इस टाइप का कंपाउंड का जो भी नेमिंग आता है अब उसको वहाँ पे लिख सकते हो तुम लोग खुद से। सर हाँ बताओ। सर वो मतलब जब दो कोऑर्डिनेशन पेयर होगे साथ में तो पहला वाला हमेशा कैटायनिक ही होगा ना? बिल्कुल, ये पहला वाला क्या रहेगा, कैटायनिक रहेगा यहाँ पे। हाँ सर। नेक्स्ट है इसमें, ये भी हम लोग देख रहे थे IUPAC नेमिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, जो भी कंपाउंड आ रहा था उसका IUPAC नेमिंग देख रहे थे यहाँ पे। नेक्स्ट है इसमें बॉन्डिंग इन कॉम्प्लेक्सेस। नेक्स्ट पार्ट है इसमें बॉन्डिंग इन कॉम्प्लेक्सेस। जो भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आ रहा है उसमें कितने डिफरेंट टाइप का बॉन्डिंग हो सकता है यहाँ पे, तो बॉन्डिंग इन कॉम्प्लेक्सेस। तो फर्स्ट बॉन्डिंग का थ्योरी है यहाँ पे वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी। वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी, वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी। अब यहाँ पे देखना कि वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी जो रहता है यहाँ पे है, इसको हम लोग समझते हैं एक्चुअल में क्या है, बट कुछ पॉइंट्स उसको नोट डाउन करना है सबसे पहले यहाँ पे वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी में। सर हाँ बताओ। सर ब्रिजिंग करके भी रहता है ना कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में? हाँ बिल्कुल ब्रिजिंग करके रहता है, बट उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है वहाँ पे। कुछ बुक में दिया रहता है बट तुम लोगों के बुक में अलग से नहीं दिया। अगर कहीं एक आध क्वेश्चन आएगा तो वहाँ पे हम लोग देख लेंगे, वो उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। बिल्कुल ब्रिजिंग करके रहता है, उसको लोग म्यू टाइप से लिखते हैं, बट उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहता है वहाँ पे वो। स्पेशली नीट का तो पार्ट बिल्कुल भी नहीं है वो, यही एडवांस में कराता है वहाँ पे, बट वो अगर एक दो क्वेश्चन आता है तो हम लोग जहाँ पे क्वेश्चन आएगा वहीं पे देख लेंगे कि वो कैसे करते हैं वहाँ पे। तो ठीक है, यहाँ पे ब्रिजिंग वाला जो है तो अगर कहीं पे आता है बुकलेट में, वैसे नीट वाले में है भी नहीं, जेई वाले में कहीं पे आता है तो हम लोग देख लेंगे उसमें वहाँ पे। वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी, और कभी भी जेई में भी वैसा एग्जाम में पूछा नहीं गया ये ब्रिजिंग वाला, तो उसको लोग बहुत ज्यादा कुछ फोकस करने की जरूरत नहीं है उस पर। बॉन्डिंग इन कॉम्प्लेक्सेस, तो फर्स्ट है इसमें वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी। अब इसमें यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट है अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो रहता है यहाँ पे, तो जो भी मेटल है यहाँ पे, मेटल टू टाइप्स का वैलेंसी शो करता है, लिख भी लोगे प्रॉपर। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, according to this theory metals have two types of valency. वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी के अकॉर्डिंग जो रहता है मेटल टू टाइप्स का वैलेंसी शो करता है। फर्स्ट होता है इसमें प्राइमरी वैलेंसी, और सेकेंड है इसमें सेकेंडरी वैलेंसी। अब देखना है कि दोनों में कोई डिफरेंस रहता है प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंडरी वैलेंसी में। तो जो प्राइमरी वैलेंसी होता है एग्जांपल से देखेंगे इसको भी, बस 2-3 इसमें डिफरेंस है उसको नोट डाउन कर लेते हैं, बाकी एग्जांपल से देखेंगे प्राइमरी वैलेंसी क्या होता है, सेकेंडरी वैलेंसी क्या होता है एक्चुअल में।
तो फर्स्ट पॉइंट है इसमें प्राइमरी वैलेंसी में, जो प्राइमरी वैलेंसी होता है वो क्या होता है, आयोनाइजेबल होता है, आयोनाइजेबल। जबकि ये जो रहता है यहाँ पे नॉन आयोनाइजेबल, आयोनाइज नहीं हो सकता यहाँ पे, नॉन आयोनाइजेबल। सेकेंड डिफरेंस है इसमें यहाँ पे satisfied by negative charge species, negative charge species। दैट मीन्स क्या यहाँ पे नेगेटिव का मतलब क्या आ रहा है, एनायन आ रहा है वहां पे, और इसमें क्या रहता है सेटिस्फाइड बाय न्यूट्रल एज वेल एज चार्ज स्पेसीज। satisfied by neutral as well as charged species, charged species। और इन ब्रैकेट में यहाँ पे लिगेंड्स। बस दो तीन पॉइंट इसको नोट डाउन करने के बाद इसको समझते हैं एग्जांपल से कि आयोनाइजेबल नॉन आयोनाइजेबल क्या रहता है यहाँ पे। थर्ड है इसमें दीज आर वेरिएबल्स, दीज आर वेरिएबल। जबकि इसमें क्या होता है दीज आर फिक्स्ड, ये फिक्स रहेगा यहाँ पे। फोर्थ पॉइंट है इसमें नॉन डायरेक्शनल बॉन्ड। ये जो रहता है यहाँ पे क्या रहेगा, नॉन डायरेक्शनल बॉन्ड, नॉन डायरेक्शनल बॉन्ड एंड shown by dotted line and shown by dotted line and shown by dotted line। ये जो होता है इसमें फोर्थ पॉइंट डायरेक्शनल नेचर shown by solid line, डायरेक्शनल नेचर डायरेक्शनल नेचर shown by solid line and shown by solid line। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें यहाँ पे they do not determine geometry of complex, they do not determine geometry of complex, geometry of complex। और इसका जस्ट उल्टा यहाँ पे फिफ्थ में they determine geometry of complex, they determine geometry of complex। बस इसको नोट डाउन कर लोगे यहाँ पे, सिंपल सिंपल पॉइंट्स है। फोर्थ क्या था, नॉन डायरेक्शनल बॉन्ड एंड शोन बाय डॉटेड लाइन। इसमें फोर्थ है डायरेक्शनल नेचर का होता है एंड शोन बाय सॉलिड लाइन। फिफ्थ है इसमें दे डू नॉट डिटरमाइन ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स, और इसमें फिफ्थ क्या है, दे डिटरमाइन ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स। लास्ट पॉइंट और है इसमें, तुम नीचे ही ऐड कर लोगे यहाँ पे, मैं ऊपर लिख देता हूँ यहाँ पे। और वो पॉइंट क्या है इसमें यहाँ पे सिक्स पॉइंट में, इसी में इक्वल टू ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल, इक्वल टू ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल। और इसमें क्या रहेगा सिक्स में, इक्वल टू कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ, इक्वल टू
कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल। ये क्या होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट के इक्वल रहता है और ये कोऑर्डिनेशन नंबर के इक्वल होता है यहाँ पे। चलो अब इसको एग्जांपल से समझते हैं हम लोग यहाँ पे इसका मीनिंग क्या एक्चुअल में। लास्ट पॉइंट क्या था, नोट डाउन कर लो जल्दी। इक्वल टू ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल और ये इक्वल टू कोऑर्डिनेशन नंबर जो सेकेंडरी वैलेंस से होता है यहाँ पे। अब इसको एग्जांपल से सोचते हैं यहाँ पे हम लोग। इस पे हम लोग हर एक पॉइंट पे आते हैं, अभी एक्सप्लेन करते हैं एक पॉइंट को। एग्जांपल अगर हम लोग लें यहाँ पे, अब इस टाइप का कोई मॉलिक्यूल आ रहा है यहाँ पे CO NH ट्राइस 6 Cl3 आ रहा है इस टाइप से यहाँ पे। अब इसमें सबसे पहले अगर पूछा जाए यहाँ पे जो प्राइमरी वैलेंसी है, तो ये जो वाला पार्ट है यहाँ पे Cl3, ये क्या आ रहा है यहाँ पे प्राइमरी वैलेंसी आ रहा है, और ये वाला जो पार्ट रहता है यहाँ पे है, तो ये क्या आ जाएगा सेकेंडरी वैलेंसी। इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं ध्यान से देखोगे इसको। CO आ रहा है, NH3 आ रहा है इस केस में यहाँ पे है, तो NH3 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 और ये NH3, ये तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या आ गया इसका यहाँ पे 6। इसका जो सेकेंडरी वैलेंसी भी होगा वो क्या रहेगा यहाँ पे 6, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है 6, तो जितना कोऑर्डिनेशन नंबर उतना ही क्या है सेकेंडरी वैलेंसी। लास्ट में मैंने ये बताया था सेकेंडरी वैलेंसी इक्वल टू कोऑर्डिनेशन नंबर, ये तो आ गया सेकेंडरी वैलेंसी 6। और सेकेंडरी वैलेंसी को कैसे हम लोग दिखा रहे हैं यहाँ पे, सेंट्रल मेटल से अटैच्ड सोन बाय सॉलिड लाइन, सॉलिड लाइन से दिखा रहे हैं हम लोग यहाँ पे। और ये डायरेक्शनल नेचर का होता है और डायरेक्शनल नेचर का मतलब क्या है, इसी से उसका ज्योमेट्री डिटरमाइन हो पाता है वहां पे। ये किस टाइप से आ रहा है यहाँ पे, ऑक्टाहेड्रल टाइप से आ रहा है। ये क्या रहेगा ऑक्टाहेड्रल, जो सॉलिड लाइन से आ रहा है वही ज्योमेट्री डिटरमाइन कर रहा है। अब जो प्राइमरी वैलेंसी होता है उसको कैसे दिखा यहाँ पे, तो जो भी प्राइमरी वैलेंसी है उसको कहीं भी हम लोग दिखा सकते हैं इस टाइप से। ये Cl है, कहीं भी दिखा सकते हैं यहाँ पे। ये क्या एक Cl आ रहा है यहाँ पे है, और एक कहीं भी दिखा दो इसको यहाँ पे Cl। बट प्राइमरी वैलेंसी को कैसे दिखा रहे हैं हम लोग यहाँ पे, डॉटेड लाइन का यूज करते हुए यहाँ पे, जो कि यहाँ पे क्या था 3। तो वो नॉन डायरेक्शनल बॉन्ड होता है, उसका कोई प्रॉपर डायरेक्शन है, किसी डायरेक्शन में रहेगा यहाँ पे, एंड सोन बाय डॉटेड लाइन। और जो प्राइमरी वैलेंसी होता है वो ज्योमेट्री को डिटरमाइन नहीं करता है। तो जो सेकेंडरी वैलेंसी आ रहा था जो कि हम लोग सॉलिड लाइन से दिखा रहे थे, वही ज्योमेट्री डिटरमाइन करता है कि ऑक्टाहेड्रल होगा या फिर क्या होगा। अब यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है, वैसे भी हम लोग इसको क्या बोलते हैं यहाँ पे, ये तो क्या था कोऑर्डिनेशन स्फीयर, और कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर वाला पार्ट क्या था, इसको क्या बोलते थे हम लोग, कुछ याद हो? आयोनाइजेशन। सही है, सही है बिल्कुल। ये क्या था, आयोनाइजेशन स्फीयर। ये जो पार्ट है Cl3 वाला, ये क्या हो पाएगा यहाँ पे, आयोनाइज हो पाता है यहाँ पे। तो आयोनाइजेबल का मतलब क्या था, ये आयोनाइज हो पाएगा। और बाकी जो सेकेंडरी वैलेंसी है जो लिगेंड से आ रहा था वहां पे, वो क्या था, नॉन आयोनाइजेबल। एक एग्जांपल और लेते हैं और भी क्लियर होगा यहाँ पे। इसका जो प्राइमरी वैलेंसी था यहाँ पे, प्राइमरी वैलेंसी वो क्या आ रहा है यहाँ पे है 3, और सेकेंडरी वैलेंसी जो आ रहा है वो क्या आ रहा है इस केस में यहाँ पे 6, जितना इसका कोऑर्डिनेशन नंबर है। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ रहा था यहाँ पे +3। एक एग्जांपल और मैं लेता हूँ यहाँ पे, CO H2O5 Cl2, इस टाइप से देखना है यहाँ पे। अब यहाँ पे देखना है कि प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी कैसे दिखाते हैं इस केस में। यहाँ पे प्राइमरी वैलेंसी कितना होगा, सोच के बताओ यहाँ पे। 6 प्राइमरी वैलेंसी 2 देखोगे यहाँ पे होना तो चाहिए था 2। 3 ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के देखो क्या आ रहा है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे 3
ऑक्सीडेशन स्टेट तो 3 आ रहा है +3, इसका जो प्राइमरी वैलेंसी होता है वो भी 3 आता है। वो कैसे आता है तो वो देखते हैं यहाँ पे हम लोग। तो CO और सेकेंडरी वैलेंसी भी क्या रहेगा इसका यहाँ पे 6, तो सेकेंडरी वैलेंसी 6 और प्राइमरी वैलेंसी भी 3 रहेगा इस केस में भी। तो उसको कैसे दिखाते हैं इस केस में यहाँ पे हम लोग, ये वाटर OH2 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 OH2। अब यहाँ पे जो Cl है इस केस में, तो ये Cl प्राइमरी वैलेंसी में भी काउंट आ जाता है और ये जो Cl है यहाँ पे सेकेंडरी वैलेंसी में भी काउंट आता है। तो सेकेंडरी वैलेंसी में भी आ रहा है और प्राइमरी वैलेंसी में भी आ रहा है। ये जो क्लोरीन है यहाँ पे है, तो इस क्लोरीन को हम लोग डॉट लाइन से, ये सॉलिड लाइन से तो दिखा ही रहे हैं, साथ में एक यहाँ पे हम लोग डॉट लाइन भी दिखाते हैं इसके साथ। और दोनों लाइन जब दिखाते हैं यहाँ पे जिससे पता चल पाता है, और मैं क्लियरली दिखाऊंगा अगर यहाँ पे जब दोनों लाइन आ रहा है जिससे पता चल पाता है क्लियरली, ये क्या होगा, ऑक्सीडेशन स्टेट में इंक्लूड आ रहा होगा, प्राइमरी वैलेंसी भी होगा और सेकेंडरी वैलेंसी भी होगा। बाकी 2 Cl है जो कि आयोनाइजेशन स्पेयर में, तो उसको नॉर्मली फिर हम लोग यहाँ पे सिर्फ डॉटेड लाइन का यूज करके दिखाएंगे यहाँ पे हम लोग। क्लियर है यहाँ पे कि अगर ये Cl प्राइमरी वैलेंसी में भी आ रहा है और सेकेंडरी वैलेंसी में भी आ रहा है, जब स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो वहाँ पे सॉलिड लाइन और डॉटेड लाइन दोनों का यूज करके दिखाएंगे यहाँ पे हम लोग। ये इसका कंप्लीट स्ट्रक्चर आता है। तो प्राइमरी वैलेंसी भी 3 और सेकेंडरी वैलेंसी भी क्या आ जाएगा इसका 6। तो जो भी हम लोग पीछे पॉइंट लिखे थे सबका मीनिंग यहाँ से देखना था। बाकी वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी, बिल्कुल यहाँ पे ये डुअल नेचर का बोल सकते हैं। यहाँ पे जो Cl है ये वाला, ये प्राइमरी वैलेंसी में इंक्लूड हो रहा है और ये सेकेंडरी वैलेंसी में आ रहा है, तभी दोनों लाइन यहाँ पे दिखा पा रहे हैं। ये तो नॉर्मल था यहाँ पे, इसमें कोई चेंज नहीं था, बट यहाँ पे ये डिफरेंट टाइप का एग्जाम्पल था, तो इसको एक अलग से याद रखना था यहाँ पे। नेक्स्ट है इसमें, बाकी इसका कई ड्रॉबैक भी था, ये भी एक ड्रॉबैक में आ जाएगा यहाँ पे है, क्योंकि इसमें प्राइमरी वैलेंसी सेकेंडरी वैलेंसी, इसमें तो क्लियर था बिल्कुल यहाँ पे, इसमें ऐसा कुछ क्लियर नहीं है, तो ये भी एक ड्रॉबैक है। बट इस टाइप का आया तो उसने ये बताया था इस टाइप का स्ट्रक्चर हम लोग दिखा पाते हैं वहां पे। नेक्स्ट है इसमें, अब एक एग्जाम्पल और लिया जाए यहाँ पे, COCl3 बेसिकली एक रिएक्शन है यहाँ पे है, और इसका रिएक्शन कराया जाए NH3 के साथ। और यहाँ पे जो NH3 है, अगर NH3 को यहाँ पे 6 मोल में लिया जाए इस टाइप से, ये क्या बनेगा COCl3 डॉट 6 NH3। अब उसी NH3 को क्या किया जाए इस केस में, यहाँ पे COCl3 डॉट 5 टाइम्स लिया जाए यहाँ पे NH3 को, तो डॉट 5 NH3, ये क्या होगा यहाँ पे COCl3 डॉट 4 NH3, और ये क्या आ जाए यहाँ पे COCl3 डॉट 3 NH3। यहाँ पे ऐसा नहीं कि NH3 मैंने इसीलिए लिखा है यहाँ पे सिर्फ क्योंकि 6 टाइम भी ले रहे हैं, 5 टाइम्स भी ले रहे हैं। जब 6 टाइम्स होगा तो 6 NH3, 5 NH3, 4 NH3, 5 NH3। जब यही कॉम्प्लेक्स बनाएगा यहाँ पे, तो वो कैसा कॉम्प्लेक्स बनेगा जब 6 NH3 होगा यहाँ पे, सोच सकते हो खुद से, CONH3 6 टाइम्स आ रहा है, और ये क्या होगा यहाँ पे Cl3, सही है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आ रहा है इस केस में, ये ज्योमेट्री, एक मिनट, ये एग्जांपल जो आ रहा था, तो ज्योमेट्री ये नहीं डिसाइड करता, ज्योमेट्री कौन डिसाइड करता है, जो एक क्लोरीन जो सेकेंडरी वैलेंसी वाला आ रहा है वो जो सॉलिड लाइन से दिखा रहा है, तो सॉलिड लाइन ही ज्योमेट्री डिटरमाइन कर रहा है। यहाँ पे डॉट लाइन तो बस दिखा रहा है यहाँ पे किस टाइप से होगा, वो ज्योमेट्री डिटरमाइन नहीं करता, उसका प्रॉपर कोई डायरेक्शन भी नहीं है। बट प्राइमरी वैलेंसी सेकेंडरी वैलेंसी दोनों में आए वहां पे, तो फिर इस टाइप में वो दोनों को दिखा पाते हैं यहाँ पे, क्योंकि ड्रॉबैक भी बोल सकते हैं यहाँ पे, इसमें तो क्लियर था, बट यहाँ पे ये दोनों एक साथ दिखाता है यहाँ पे, क्योंकि ये क्लोरीन ऑक्सीडेशन स्टेट में भी तो आ रहा था यहाँ पे, +3 जो आ रहा था इसके कारण ही आ रहा था यहाँ पे, तो ये दोनों में आ पाता है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसी दोनों में ये क्लोरीन। नेक्स्ट है इसमें, ये क्या कॉम्प्लेक्स बनाएगा यहाँ पे CONH3,
तो NH3 जो होता है कभी भी काउंटर आयन नहीं होता, वो क्या होगा, लिगेंड्स की तरह ही एक्ट करता है वहां पे। 5 कोऑर्डिनेशन नंबर कितना रखना है यहाँ पे, 6, और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 रखना है इस केस में। तो एक Cl को यहाँ पे अंदर करके रखेंगे हम लोग यहाँ पे, और Cl2। इस केस में CO NH3 4 टाइम्स आ रहा, तो वो तो रहेगा ही। अब 2 क्लोरीन इनसाइड रहेगा क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 रखना है। और इसमें क्या आ जाएगा इस केस में, CO NH3 थ्राइस और Cl3। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 रखना है तो तीनों Cl भी इनसाइड ही रहेगा। तुम लोगों को बताना यहाँ पे ये है कि फर्स्ट जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड आ रहा है, इसके लिए I का वैल्यू क्या होगा यहाँ पे, वेंट ऑफ हेक्टर। I क्या यहाँ पे आ रहा है, वेंट ऑफ हेक्टर, जो कि पढ़ रखते हो तुम लोग। 4। सही है, उसमें वो क्या रहेगा, वेंट ऑफ 4। हेक्टर। ये क्या रहेगा, 4। तो वो 4 कैसे आता है यहाँ पे, जब इसको वाटर में डिजोल्व करोगे ये, एक ये आयन मिल जाएगा यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, ये पूरा कॉम्प्लेक्स पे, और 3Cl माइनस, और ये पूरा कॉम्प्लेक्स पे पॉजिटिव चार्ज। ये जो भी कॉम्प्लेक्स इस पे एक ये आयन मिल गया, और एक ये आयन 3 आयन यहाँ पे मिलेगा, 3 मोल। तो वेंट ऑफ फैक्टर क्या हो जाएगा, 3 + 1 4, जो कि ऑलरेडी पढ़ रखे होगा सोल्यूशन चैप्टर में। इसके लिए क्या हो जाएगा, वेंट ऑफ फैक्टर 3। ये जो कोऑर्डिनेशन इस पे है ये तो एज इट इज रहेगा यहाँ पे, और एक तो 2Cl माइनस, और एक ये केटायन। तो आयंस कितना मिल रहा है, तो नंबर ऑफ आयंस जो होता है सॉल्यूशन में, वही क्या बता रहा है, वेंट ऑफ फैक्टर I। ये क्या हो जाएगा, 3। इसमें क्या होगा, 2, और इसमें तो एक ही है, तो ये एक ही रह जाएगा यहाँ पे। ये वेंट ऑफ फैक्टर क्या होगा यहाँ पे, 1। यहाँ पे जो I का जो वैल्यू निकालते हैं लोग इस केस में, वो कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ आयंस इन सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में कितने नंबर ऑफ आयंस में ब्रेक हो रहा है, वो वही क्या रहेगा, वेंट ऑफ फैक्टर I का वैल्यू। अब इस पे बेस्ड एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन में देता हूँ यहाँ पे, जो कि आता है जनरली एग्जाम में, उसको सॉल्व करना है, और पता भी चल जाएगा कि कितना तुम लोगों को सॉल्यूशन चैप्टर का याद है तुम्हें यहाँ पे, और इवन मूल कंसेप्ट भी कितना पढ़े हो यहाँ पे, वो पता चल पाएगा यहाँ पे। तो कोई भी कॉम्प्लेक्स अगर दिया हुआ हो, वहां पे हम लोग I का वैल्यू निकाल सकते हैं इस तरीके से। नेक्स्ट है इसमें एक क्वेश्चन यहाँ पे नोट डाउन करना था। A complex having formula COCl3 डॉट NH3, और एग्जाम में भी मैक्सिमम टाइम जो आया है यही सी टाइप का एग्जाम्पल दिया गया है। COCl3 डॉट NH3 when dissolved in water shown the Van't Hoff factor 3। Van't Hoff factor क्या बोला जा रहा है, 3। If the number of secondary valency, if the number of secondary valency, then the number of secondary valency of cobalt CO को एक को स्मॉल लिखोगे, CO is 6, then ये तुम्हारा क्वेश्चन, इसको जल्दी से नोट करो। निकालना क्या है, फर्स्ट है इसमें फाइंड द वैल्यू ऑफ n, फाइंड द वैल्यू ऑफ n, n का वैल्यू फाइंड आउट करना है यहाँ पे। ये जो n आ रहा है यहाँ पर 5। देख लेते हैं, जो भी आएगा वहां पे n का वैल्यू। सेकंड काम यहाँ पे है फार्मूला ऑफ कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स का फार्मूला क्या होगा, फार्मूला ऑफ कॉम्प्लेक्स। और थर्ड क्वेश्चन है यहाँ पे मोल ऑफ AgCl ऑब्टेन्ड
ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को, मोल ऑफ AgCl ऑब्टेन्ड when 100 ml 0.2 molar solution, बाकी तुम लोग ये पढ़े हुए इस टाइप का, मोल सॉल्यूशन ऑफ कॉम्प्लेक्स solution of complex is treated with excess of AgNO3। ये 3 क्वेश्चन करना है यहाँ पे। पहला तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, n का वैल्यू निकालना है यहाँ पे, इसको नोट डाउन करो जल्दी से। तो ये कॉम्प्लेक्स है फार्मूला COCl3 NNH थ्राइस। यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर क्या दे, ये वेंट ऑफ फैक्टर क्या दे रखा है 3, और वेंट ऑफ फैक्टर 3 और जो मैंने पीछे बताया था उससे भी याद रख सकते हो, या फिर प्रॉपर तरीके से नॉर्मली तो सोच पा रहे होगा यहाँ पे, प्रॉपर तरीके से निकालना हो तो कैसे निकालोगे यहाँ पे, मैं यहाँ पे बता देता हूँ ऊपर में डिफरेंट कलर से। ये क्या रहा होगा यहाँ पे CONH3 N ले लो यहाँ पे। अब Cl जो है यहाँ पे 3 Cl में कितना Cl बाहर और कितना Cl कोऑर्डिनेशन स्क्वायर में मुझे नहीं पता वो वहाँ पे, तो हम लोग कुछ मान लेते हैं उसको X। NH3 तो N गिवन है, 3 क्लोरीन है, 3 क्लोरीन में कितना क्लोरीन इनसाइड हुआ कितना आउटसाइड हुआ ये पता नहीं है यहाँ पे, दैट मीन्स X मान लिया, और X अगर इनसाइड है तो आउटसाइड क्या होगा 3 माइनस एक्स, इस टाइप से आ रहा है यहाँ पे। और वेंट ऑफ फैक्टर क्या दे रखा है यहाँ पे है 3, तो वेंट ऑफ फैक्टर 3 दे रखा है, इसका मतलब जब इसको आयंस में ब्रेक करोगे तो आयंस कितना आ जाता है इस केस में, यहाँ पे है, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 नहीं है, CONH3 N CLS, और ये क्या रहेगा +1 प्लस 3 माइनस एक्स Cl -1। तो यही जो 3 माइनस एक्स है जो कोफिशिएंट, और यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 नहीं है, यही क्या आ जाएगा तुम्हारा 1 प्लस 3 माइनस एक्स इक्वल टू 3। ये जो आ रहा वेंट ऑफ फैक्टर, इसी दोनों का जो कोफिशिएंट होगा उसी को क्या हम लोग बोलते हैं, एडिशन जो होगा वेंट ऑफ फैक्टर। पीछे भी जो हम लोग निकाले तो वही कर रहे थे, यहाँ पे 2Cl और एक यहाँ से मिलेगा 3। बाकी डायरेक्टली मैंने बताया डायरेक्टली इसको सोच सकते हो, यहाँ पे कुछ नया नहीं है, मैं प्रॉपर तरीके से बता रहा हूँ कि निकालना कैसे है। एक्स का वैल्यू क्या आ जाता है यहाँ पे 1, और एक्स का वैल्यू जैसे 1 आ गया यहाँ पे है, तो Cl क्या आ गया यहाँ पे 1, और सेकेंडरी वैलेंसी क्या दे रखा था यहाँ पे 6, तो ये 1 आ रहा है, एक्स का वैल्यू 1 और सेकेंडरी वैलेंसी 6 है, तो एन का वैल्यू क्या निकल जाता है यहाँ पे 5। क्लियर है यहाँ पे, क्योंकि टोटल सेकेंडरी वैलेंसी 6 है, एक्स का वैल्यू 1 है, तो एन का वैल्यू क्या निकल के आएगा यहाँ पे 5। या सिंपली सोच भी सकते थे, इतना करने की जरूरत नहीं था, फार्मूला निकल जाएगा। फार्मूला क्या आ जाता है यहाँ पे है CONH3 5 Cl और ये Cl2। लास्ट वाला क्वेश्चन का आंसर क्या आ रहा है ये बता दो डायरेक्टली, इसका वैल्यू क्या आ रहा है यहाँ पे 0.06। 0.06 या कुछ और, यहाँ पे क्या आ रहा है यहाँ पे इस केस में मोल ऑफ AgCl ऑब्टेन्ड 0.04 सही आ रहा है इसमें, सुयस के राशि के भी सही आ रहा है इसमें 0.04, ये तो सिंपल सा था यहाँ पे। अब मैं बोला मोल ऑफ AgCl ऑब्टेन्ड, कितना AgCl मोल ऑब्टेन्ड होगा जब when 100 ml 0.2 m solution of complex is treated with excess of AgNO3। अब इसका जो रिएक्शन है यहाँ पे CONH3 5 Cl2 जो कॉम्प्लेक्स था यहाँ पे है, ये क्या रहा है इस केस में यहाँ पे Cl2 और AgNO3 के साथ रिएक्शन होगा यहाँ पे,
एक्सेस में ये इसका तो कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। तो AgCl कितना मोल बनेगा यहाँ पे? तो जितना जो आयोनाइजेशन स्पेयर जो आयोनाइज हो सकता है, यही 2 Cl बाहर है। ये Cl तो कोऑर्डिनेशन स्पेयर में, ये तो बाहर जाएगा ही नहीं। ये क्या बनेगा यहाँ पे? ट्वाइस AgCl। ये तो एक्सेस में है, तो मोल यूज होता तो ट्वाइस AgCl। यहाँ पे सोचना था कि जब 1 मोल कॉम्प्लेक्स का यूज हो रहा है तो कितना मोल AgCl बन रहा है? यहाँ पे 2 मोल। यहाँ पे क्या आ रहा था इस केस में? 100 इंटू 0.2। इसको अगर मोल में सोचोगे, ये क्या रहेगा यहाँ पे? देखो यहाँ पे निकालो क्या रहेगा? 0.100 से इसको डिवाइड भी करना है बेसिकली, ये 1000 से। अभी मिलीमोल निकलेगा यहाँ पे, 1000 से डिवाइड कर दोगे, ये मोल में आ गया। 1 मोल में 2 मोल AgCl, 1 मोल कॉम्प्लेक्स में, तो 0.0 मोल कॉम्प्लेक्स अगर आ रहा है तो AgCl कितना बनेगा यहाँ पे? 2 इंटू 0.02, 0.04। ये आंसर आ जाता है, इतना मोल AgCl बन पाएगा यहाँ पे। यहाँ पे जो Cl2 बाहर वाला है वही AgNO3 के साथ रिएक्ट करके AgCl बनाएगा। क्लियर है यहाँ तक ये क्वेश्चन सबको? क्योंकि ये क्वेश्चन ज्यादातर यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया यहाँ पे है, और इसी यही क्वेश्चन रिपीट करता है सेम टाइम, बस वैल्यू वगैरह तो चेंज कर देता है। चलो ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट, यहाँ पे कुछ 1-2 पॉइंट्स और बच गया है, देख लोगे 2-3 मिनट में। इस क्वेश्चन में किन्हीं को डाउट हो तो वो बता सकते हो यहाँ पे। सर वो मुझे यहाँ पे ये 0.2 कैसे है वो नहीं समझा। ये 0.02 कैसा है यहाँ पे? यहाँ पे ये देखना कि 100 ml 0.2 m सॉल्यूशन ऑफ कॉम्प्लेक्स। इस कॉम्प्लेक्स का जो सॉल्यूशन ले रहे हैं वो क्या आ रहा है? 100 इंटू 0.2। ये तो क्वेश्चन में दे रखा है यहाँ पे। तो यहाँ से जो अगर इसको सिंपली मल्टीप्लाई करोगे तो वो तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? मिलीमोल में आ जाता, वहां पे ml में है यहाँ पे, और यहाँ पे मोलरिटी है। ये क्या रहेगा? मिलीमोल। मुझे मोल में कन्वर्ट करना है तो 1000 से मैंने डिवाइड कर दिया यहाँ पे। ये क्या आ जाता है यहाँ पे? 0.02 आ जाएगा इस केस में। और 1 मोल कॉम्प्लेक्स तो 2 मोल AgCl जनरेट कर रहा है, तो 0.02 मोल अगर कॉम्प्लेक्स का यूज किया जाए तो 2 इंटू 0.02 मोल यूज होगा। दैट मीन 0.04 मोल AgCl बन पाएगा, यहाँ पे ऑब्टेंड हो पाएगा। ये कॉम्प्लेक्स को ही देखना था। तो यहाँ पे क्वेश्चन था कि कितना क्लोरीन यहाँ से बाहर जाए, तो 2 ही क्लोरीन आयोनाइजेबल हो सकता है। दैट मीन्स 2 ही AgCl बन पाएगा यहाँ पे, बस यही क्वेश्चन था इसमें। नेक्स्ट है इसमें कुछ नोट लिखना था यहाँ पे। एक इसमें रहता है मोलर कंडक्टिविटी, जो कि तुमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़े हो गए, कंडक्टिविटी। तो यहाँ भी एक टर्म आता है मोलर कंडक्टिविटी सॉल्यूशन का। तो मोलर कंडक्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ आयंस। जितना नंबर ऑफ आयंस सॉल्यूशन में मिलेगा उसका मोलर कंडक्टिविटी उतना ज्यादा होगा। और एक पॉइंट और है, इफ नंबर ऑफ आयंस आर सेम, तो फिर क्या करेंगे? इफ नंबर ऑफ आयंस आर सेम, if number of ions are same, then molar conductivity directly proportional to, then molar conductivity directly proportional to charge, directly proportional to चार्ज। एक क्वेश्चन ये भी कई बार पूछा गया है कि मोलर कंडक्टिविटी, एक क्वेश्चन वो जल्दी से देख लेते हैं यहाँ पे कि मोलर कंडक्टिविटी 2 चीजों पे डिपेंड करता है सॉल्यूशन का। नंबर ऑफ आयंस अगर ज्यादा है तो मोलर कंडक्टिविटी भी ज्यादा होगा। नंबर ऑफ आयंस सेम हो गया तो चार्ज पे डिपेंड करेगा, किसमें ज्यादा चार्ज आ रहा है वहां पे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज।
एक क्वेश्चन यहाँ पे इस टाइप का और रैंडम PTNH3 6 Cl4 फर्स्ट है इसमें, सेकंड है इसमें यहाँ पे PTNH3 5 Cl3 PTNH4 NH thrice 4 Cl2Cl और फोर्थ ऑप्शन हो ऑल आर इक्वल। क्वेश्चन क्या यहाँ पे है? क्वेश्चन है कि मोलर कंडक्टिविटी किसका ज्यादा है। सोच के बताओ, यहाँ पे आसान सा है। मोलर Yes. कंडक्टिविटी किसका ज्यादा है? ये एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है, जेईई मेंस का। हाईएस्ट मोलर कंडक्टिविटी किसका ज्यादा, सबसे ज्यादा इन सॉल्यूशन की बात कर रहा है यहाँ पे। सही है, सब लोगों का सही है इसमें। फर्स्ट नंबर ऑफ आयंस, तो नंबर ऑफ आयंस सबसे ज्यादा यहाँ पे मिल रहा है 5, इसी का मोलर कंडक्टिविटी सबसे ज्यादा। इसमें नंबर ऑफ आयंस क्या मिल जाता है यहाँ पे 5। और आयंस अगर इक्वल आ गया तो फिर चार्ज को देखना है यहाँ पे। इस टाइप से हम लोग कोई भी क्वेश्चन आता है तो रिलेट कर पाते हैं। ये जो न्यूमेरिकल आता है यहाँ पे है, ये भी वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी की जैसा सोचना था वहाँ पे है। और ये भी जो क्वेश्चन है मोलर कंडक्टिविटी वाला, सॉल्यूशन में किसका मोलर कंडक्टिविटी ज्यादा, इस टाइप का चार्ज कॉम्प्लेक्स दिया रहे जिसमें नंबर ऑफ आयन सबसे ज्यादा होगा। मैक्सिमम टाइम तो ये पूछता है आयन इक्वल हो गया तो फिर चार्ज देखेंगे किसमें सेंट्रल एटम पे चार्ज ज्यादा आ रहा है। चलो ठीक है, इसको हम यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में पढ़ पाएंगे फिर EAN रूल, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर एंड देन VBT। अब इसका अगर बुकलेट मिल गया है तो तुम लोग नोमेनक्लेचर वाला जो पार्ट है वो कर सकते हो। वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी वाला जो पार्ट है उसको भी कर सकते हो वहाँ पे। तो नोमेनक्लेचर तो पूरा कर ही लोगे। चलो ठीक है, तो फिर अभी नेक्स्ट क्लास भी मेरा सेशन एंड करते हैं। अभी कुछ डाउट हो आज के लेक्चर में तो वो पूछ सकते हो अभी। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, जितना ज्यादा होगा तो वो बेटर रहेगा। और कोई डाउट रहता है, जितना भी लोग क्लास में पढ़े तो उसमें से तो नेक्स्ट क्लास में फिर पूछ पाओगे। सर हाँ बताओ। सर कल का पेपर मॉर्निंग शिफ्ट में रखिए ना। मॉर्निंग शिफ्ट में देखता हूँ, मॉर्निंग शिफ्ट में तो बिल्कुल नहीं हो पाएगा। 12 बजे पहले तो पॉसिबल नहीं, क्योंकि आज मेरा 5वां लेक्चर है। आज पॉसिबल पेपर नहीं हो। कल कल 12 बजे तो हो सकता है, मोस्टली रहेगा। मैं ग्रुप में सेंड कर दूंगा वो। तो देखते हैं 12 बजे से पहले, मतलब 1 घंटे का पेपर है और 12 से 1 दे करके कहीं शाम में इधर उधर करना भी हो, वैसे भी कहीं जाना तो है नहीं लॉकडाउन में, अभी कर सकते हो फिर। तो मोस्टली टाइम रहेगा, मैं इसे ग्रुप में फाइनल कर दूंगा मैं कब रहेगा पेपर, बट मोस्टली 12 बजे से ही रहेगा पेपर। चलो ठीक है फिर ओके सर। सेशन एंड कर रहा हूँ अभी।